हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया है पूरे एक वीडियो में। आज हम अपना जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम उसको लेकर के आए हैं। आप लोग पढ़ने से पहले वो सिलेबस जो है एक वीडियो में जो हम बनाए हैं उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा और उसको एक पेज में नोट कर लीजिएगा। और जिस सीक्वेंस में वो सिलेबस लिखा हुआ है मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ूंगा। जैसे पहले टॉपिक पर वहां पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति, तो मैं यहाँ पर संख्या पद्धति ही पढ़ूंगा, ठीक। और उसके बाद में दूसरे दूसरे जो लेसन है उस पे लिखा हुआ है एलसीएम तथा एचसीएफ, तो मैं दूसरे पे एलसीएम तथा एचसीएफ ही पढ़ूंगा, ठीक। तो आज मैं अपना पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति है ना उसको मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और मैं लोग पढ़ूंगा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ने से पहले थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, पहला चैप्टर हमारा है अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अगर कहीं दिखेगा नहीं तो आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे एक्चुअली में नंबरों के बारे में। यहाँ पर नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर नहीं होते हैं, इसी में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, विषम संख्या कौन सी होती हैं, सम संख्या कौन सी होती हैं। उसके बाद में हम इसमें यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, उसके बाद में इसी में शेषफल परमीय पढ़ेंगे। ये सारे बहुत सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं और ये लेसन लगभग बड़ा हो जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना रहें, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको ये चैप्टर बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो इसमें आपका हम बता रहे हैं पहले ये संख्या होता क्या है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति ये होता है कि इसमें हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और संख्याएं होती क्या है? जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक तो होती है आपका रियल नंबर, रियल नंबर इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और एक दूसरा जो होता है वो होता है काल्पनिक संख्या, जिसे हम मिलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर दोस्तों, इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, संख्या जो होती है वो दो ही प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। अब हम पहले वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। रियल नंबर है क्या? तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा रियल नंबर। रियल नंबर इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? तो देखिए, जैसे मान लिया कोई आप एक रेखा खींच दीजिए और इस रेखे पर बीचों बीच में होता है आपका 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और ये ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा अनंत तक। और इधर जो संख्याएं होती हैं वो माइनस में होती हैं, -1, -2, -3, -4 और ये ऐसे बढ़ती हुई चली जाती है। अब यहां से हम इसका परिभाषा ये बनाते हैं दोस्तों कि वे संख्याएं, वे नंबर्स जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सके वास्तविक संख्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक। अब कौन कौन से इस पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं? तो आपका देखिए -1 भी प्रदर्शित किया जा सकता है, 0 भी प्रदर्शित किया जा सकता है, 1, 2, 3, 4
सारी संख्याएं जो हैं इस पे प्रदर्शित किए जा सकती हैं। लेकिन कोई मान लिया कह दे यहां पर जैसे 1.2, क्या यह संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। कैसे? जैसे 1 और 2 के बीच में 9 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आती हैं, और जब 10वां आ जाएगा तो वो 2 बन जाएगा। ठीक, तो ये 1.2 जो होता है यहीं पे आ जाएगा, 1 2 1.2, ये संख्या बन जाएगी 1.2। तो इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिए। कोई भी दशमलव वाली हो या कोई पूर्ण संख्या हो, सारी संख्याएं हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर ले रहे हैं, वही वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अगर आप इसमें परिभाषा भी लिखना चाहते हो तो इसमें परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके प्रदर्शित की जा सके, सही है तो भाई, प्रदर्शित की जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यह बात समझ में आई तुम लोगों को? ठीक, तो वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सके सब क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब जब सारी संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएंगी तो काल्पनिक संख्या बचा ही क्या? भाई जैसे कोई कहे, मान लिया कि सर जी √2 जो है ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो √2 काहे नहीं प्रदर्शित किया जा सकता? इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, और वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कुछ मान आ जाएगा, 1.44 कुछ मान आता है। तो जब ये पॉइंट में आ गया तो इसको हम क्यों नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं? एक पॉइंट और यहीं पर कहीं आ जाएगा 4, तो इसको भी तो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारी जब संख्याएं वास्तविक हो गई तो काल्पनिक के लिए बची क्या? काल्पनिक के लिए क्या बची? कोई नहीं बची। तो दरअसल में बात यह होता है कि कोई काल्पनिक संख्या होती ही नहीं है, इसको सिर्फ मान लिया जाता है कि ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे मान लिया कोई रूट लिखा है, रूट, तो जब रूट के अंदर कोई माइनस करके लिख दिया जाए, जैसे √-2, तो यही संख्याएं को हम काल्पनिक मान लेते हैं कि ये संख्या काल्पनिक है। अभी हम इसके काल्पनिक के बारे में बताते हैं, ये लोग आप जरूर नोट कर लें, ठीक है? तो चलिए आगे हम चल रहे हैं। नोट हो गया ये? ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। सो गया था रितेश? एक टॉपिक निकल गया। लक्ष्मी है, कहां थी अभी? तुम्हारा नाम लिए हैं वीडियो में, जाएगा तुम्हारे घर तक, तुम लेट में पहुंची हो। तुम्हारे पापा देखेंगे तो कहेंगे कि तुम लेट में क्यों गई थी पढ़ने। तो ये बात समझ में आई, वास्तविक संख्या आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से। आप लोग नोट भी करते रहिए, ठीक है? और नोट्स बनाइएगा अपने हाथों से, ठीक? फिर आगे हम चल रहे हैं। जो हमारा इमेजिनरी नंबर है वो क्या होता है, यानी कि काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब ये होता क्या है? काल्पनिक संख्या एक्चुअली में क्या होता है? तो आपको हम पहले ही बताया कि काल्पनिक संख्या कुछ होता ही नहीं है, बस केवल रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वही हो जाता है आपका काल्पनिक संख्या। जैसे यहां पर रूट लिखा है √2 और इसके अंदर -2 आ जाए तो यही हो जाती है आपकी काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बराबर हम लिख सकते हैं √2 को हम यहाँ इधर लिख सकते हैं, और जो ये 1 है ना, 1, इसको हम -1 इसको इधर कर सकते हैं, और जो ये -1 लिखा है रूट के अंदर, इसको हम i से प्रदर्शित करते हैं, और i बराबर हम इसको कह सकते हैं ये आयोटा है। आयोटा, इसको हम आयोटा लिख देते हैं। तो इसको अगर हम काल्पनिक संख्या के बारे में लिखें तो जहां भी √2
और ये आयोटा आ जाए, आयोटा, वही सारी आपकी काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। तो √2 आयोटा ये काल्पनिक संख्या है। ठीक, अब जैसे मान लिया कोई संख्या है आपका a + b आयोटा, तो यहां पर ए बी का तो मान दिया जाएगा, यही आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। जैसे ए बी का मान लिया, ए का मान दिया है आपका 4 और बी का जो मान दिया है, बी का मान जान आपको दिया है मान लिया 6 दिया है, तो इसको हम कहेंगे ए का मान कितना है 4, तो यहां पर 4 लिख देंगे और प्लस, और बी का मान कितना दिया है 6, तो इसको 6 लिख देंगे और आयोटा यहां पर लिखा है तो इसको आयोटा कर देंगे और ये भी संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो ये संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब पहले भी आप लोग ये थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, अब उसके बाद में मैं आगे चल रहा हूं, तो आप लोग ये समझ गए, नोट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं रहता है क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं ना, तो थोड़ा जल्दी नोट किया करें। ठीक, अब इसके बाद में ये काल्पनिक संख्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई, जो आप जान गए बहुत अच्छे से, बहुत घनिष्ठता से। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और उसके बाद में फिर हम बताएंगे जो पूर्णांक हैं ये सब क्या होते हैं। ठीक, तो पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चल रहे हैं। नोट हो गया भाई? चलें? ठीक, कुछ अगर समझ में आपको नहीं आता है तो आप जरूर पूछिएगा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पर पढ़ने के बाद आप लोग जाइएगा, वीडियो कम से कम एक बार देखिएगा, फिर आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आ जाता है आपका रियल नंबर जो होता है, इसी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। रियल नंबर, अगर स्पेलिंग मिस हो रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ ये गलत हो गया स्पेलिंग। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होती है भाई, वास्तविक जो संख्या होती है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होता है आपका इंटीजर और एक होता है आपका डेसिमल्स। तो एक होता है आपका दशमलव, एक दशमलव होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल, और एक होता है आपका पूर्णांक, और इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, ठीक। तो ये पूर्णांक जो है इसको हम थोड़ा लंबे प्रोसेस में पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ लेते हैं दशमलव के बारे में, दशमलव क्या होता है। ठीक, तो दशमलव जो होता है ना, ये दशमलव 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का दशमलव होता है। पहला होता है आपका शांत दशमलव, शांत दशमलव होता है, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है शांत और अशांत दोनों प्रकार का दशमलव, शांत प्लस अशांत दशमलव। ठीक, अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो इसे लिख लो टर्मिनेटिंग दशमलव, डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों डेसिमल्स। ठीक है, तो आगे फिर देखिए, अब हम पहले देख रहे हैं शांत दशमलव होते क्या है। शांत, इसका मतलब उसकी पूरी इच्छा तृप्त हो जाए, आराम से उसका पेट भर जाए, तो उसी को हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 4/5, जब हम 4/5 को भाग देंगे, 4 में 5 का भाग देंगे, तो ये पूरा पूरा कट रहा है डेसिमल्स में। जैसे देखिए
4/5 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ हम 5 से 4 में भाग दिए, तो 5 से जब 4 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि हम पॉइंट बढ़ाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, तो ये हो जाता है 40 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा कट गया 0.8 बार। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि केवल 0.8 बार हम लिख दिए और ये पूरा पूरा कट गया। तो इसीलिए तो इस दशमलव को हम कहते हैं ये शांत दशमलव है। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल आप लोग और कोई सोच के बताइए, कोई एग्जाम्पल ऐसे सोच के बताइए। जैसे आपका मान लिया यहां पर लिखा है 2/4। अब 2/4 को आप लोग जब भाग देंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा 0.5। आप लोग भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं दे रहे हो भाग तो मैं ही दे ले रहा हूं। देखिए जब 4 से 2 में भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? ठीक, अब एक एग्जांपल और बता दीजिए, 3 कर दें कम से कम, जो पूरा पूरा कट जाए और डेसिमल्स में आए। जैसे आप 10/4, बोलिए ना, तेज बोलिए, क्यों डर रहे हैं? 20 क्या? संख्या कर सकता है किससे? जैसे 10/4 जब हम इससे 10 में भाग देंगे 4 का तो 4 दूनी 8 होता है, 2 बच गए, पॉइंट बढ़ा दिए 20 हो गया और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 2.5 पूरा पूरा कट गया। अब बात समझ में आई ना? तो शांत दशमलव क्या होते हैं बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक, अब आ जाइए हम अशांत दशमलव के बारे में। अशांत दशमलव क्या होता है? देखिए, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अब इधर हो जाइए ना, इधर हो जाइए। ठीक भाई, मोबाइल से पढ़ रही है ये, मोबाइल से क्यों पढ़ रही है जब सामने में पढ़ा रहा हूं? भाई वो कैमरे से पढ़ रही है, मानना पड़ेगा भाई, लड़की बहुत जुगाड़ू है। देखिए आसान दशमलव क्या होता है? अशांत मतलब कभी शांत ना हो, उसकी इच्छाएं कभी भरे ही ना, हमेशा खाली के खाली ही रहे, उसे ही तो अशांत कहते हैं। अशांत मतलब वो कभी खत्म ना हो, कट के पूरी तरह से खत्म ना हो। आप लोग बताइए कोई ऐसा संख्या जो कभी कट के खत्म ना हो। 7/3। हाँ, 7/3। जब 7/3 को हम काटेंगे तो ये कितना कटेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया और दशमलव लग गया, 10 हो गया और फिर चला जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 1 बच गया। देखिए ये 3 3 करते हुए बढ़ता जा रहा है और ये कभी कटेगा ही नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करिए, भाग दे के चेक कर लीजिए, 3/7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गई तो कितना बचेगा? 1, तो यहां पर 1 आ गया। अब 1 जो है 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम फिर क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं और फिर यहां 0 बढ़ाते हैं। अब कितना हो गया? 10 हो गया। भाई 9 कहां हो गया? हाँ हाँ, अब ये 10 हो गया। अब जब इसमें भाग करेंगे तब ये 9 होगा, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। अब यहां पर घटाएंगे तो कितना आ गया? 1। पॉइंट लगा हुआ है, 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 0 हम बढ़ाए तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब फिर जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और फिर यहां पर 1। अब इसको आप चाहे जितना बार कर लीजिएगा ये कटेगा ही नहीं, ये 3 3 करते हुए बहुत दूर तक चला जाएगा। हो सकता है कि बहुत दूर तक निकल जाए, बाबागंज तक भी, बट ये कटेगा नहीं। तो आपको जब ये नहीं कट रहा है तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया ये अशांत है, कभी शांत तो हो ही नहीं रहा है। तो हम इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? अशांत दशमलव के अंतर्गत। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ आया बात? और कोई एग्जांपल लेकर के बताओ। 20/6 काट करके चेक करो कितना आ रहा है लगभग। 6 त्रिक 18, 2 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, भाई ये भी तो नहीं कट रहा है, ये तो बढ़ते हुए जाएगा। आप लोग भाग देके चेक कर लीजिएगा। और एक कोई बता दीजिए जो नहीं कट रहा है। 10/9 नहीं कट रहा है, तो आप 10/9 भी लिख लीजिएगा।
भाई पहले कहीं पढ़े हो आप क्या? तो 9 का नम 9, यहां पर 1 आ जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। पॉइंट लगाओ, 9 का नम 9, भाई एक एक आता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। अगर ये ऐसे बार बार रिपीट होता है ना जब कोई दशमलव के बाद में, तो इसको ऐसे लिख करके और उस पर बार लगा देते हैं। बट ये चीज हम आपको दशमलव तथा भिन्न में बताएंगे, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस में, ठीक। वो वहां पे बताएंगे कि ये क्या होता है जो ये बार बार रिपीट होता है। और जो ये वाला चिन्ह है ना, इसको इन्फिनाइट बोलते हैं, अनंत तक, चाहे जितना दूर लेके जाओ कभी खत्म ही नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लिया करो, ठीक। तो आप शांत दशमलव देखें, अशांत दशमलव देखें। अब यहां पर हम शांत तथा अशांत दोनों प्रकार के डेसिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं तो देखिए ये 3 3 3 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 3 3, मतलब एक ही सी जैसे आ रही है संख्या। यहां पर देखें तो 1 1 1 1 ही आ रही है, मतलब मिक्सचर नहीं आ रहा है कि यहां पर जैसे 1 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 5 आ गया, लेकिन इसमें मिक्सचर्स आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, मिक्सचर्स। जैसे पहले 1 2 3 4, भाई कभी रिपीट भी ना हो और कभी खत्म भी ना हो, ऐसी संख्याएं आती हैं। तो इसमें ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, जैसे 22/7, इसको काट के देखो, 22/7 मैं काट के दिखा रहा हूं आप लोगों को। यहां पे देखिए 7 से भाग दो 22 को, तो 7 त्रिक 21, और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यहां पर पॉइंट बढ़ा है, यहां पर हो गया 0 10, 7 एकन्नम 7, 10 में से 7 गई तो 3, यहां पर पॉइंट बढ़ा है, 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 चौक 28, घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, 2, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूनी 14, घटाएं 6 आवा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 60, 7 अट्ठे 56, यहां कितना आया 4, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 पचे 35, 40 में से 35 गई 5, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दीजिए, हो गया 50, 7 सत्ता 49, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दीजिए, फिर 10 हो जाएगा, फिर 7 एकन्नम 7 आ जाएगा। आप देख रहे हो ना, काट के चेक कर लीजिए, कभी नहीं कटेगा। और एक बात और, कटेगा तो ही नहीं, लेकिन ये रिपीट भी कहीं नहीं हो रहा है। देखिए कौन रिपीट हो रहा है, यहां 1, यहां 4, यहां 2, यहां 8, यहां 5, यहां 7, यहां 1, रिपीट भी नहीं हो रहा है। पता नहीं कहां जाकर के रिपीट होगा। यही तो शांत और अशांत दोनों प्रकार के दशमलव है। समझ गए बात ना। इसमें और एक चीज ले लिया जाता है, पाई। पाई भी 22/7 का मान होता है। इसमें रूट के अंदर जैसे 2 आ गया, इसका मान भी आ जाता है इसी में, रूट 3 है, इसका मान भी आ जाता है इसी में, रूट 5 है, इसका मान भी इसी में आ जाता है। जब इसका हम वर्गमूल बताएंगे, वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए, तब इसका मान हम बताएंगे कि 1.44 कुछ होता है, रूट 2 का मान, ये सब क्या होता है, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अच्छे से अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट करेंगे, आगे चलें। समझ में तो आ रहा है ना, यहां तक तो आप लोग पढ़े ही हो पहले से, तो फिर हम आगे चलेंगे तभी तो आप लोगों को थोड़ा स्लो स्पीड करेंगे। अभी तो बहरहाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे चल रहे हैं। तो डेसिमल्स मैंने पढ़ा एक प्रकार से, ये डेसिमल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत तथा अशांत दशमलव, ठीक। तो फिर हम आगे चल रहे हैं। दशमलव अब एक प्रकार के और होते हैं, वो क्या होते हैं यहां पे मैं बता रहा हूं। दशमलव, डेसिमल्स, अंग्रेजी में लिख लेना, आप लोग को लिखना होगा, ठीक। ये 2 प्रकार के और होते हैं। कौन होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक। तो एक होता है आपका परिमेय, परिमेय संख्या, एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। मत लिखना भाई, परिमेय अपरिमेय लिख लेना केवल।
अब इसको समझ लो परिमेय अपरिमेय होता क्या है। परिमेय क्या होता है? वे सारे नंबर्स परिमेय होते हैं जो P अपान Q के रूप में लिखे जाएं। तो आप इसमें लिख सकते हो वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। वे सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। जैसे 2/5 बटे में है P अपान Q के रूप में है, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q। 6/4 है, 5/9 परिमेय है। आपका हम जैसे कहीं लिख दिए 1, क्या ये परिमेय है? ये भी परिमेय है। वो ऐसे परिमेय है क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटे में 1 कर सकते हैं। जैसे आपका 2 है तो इस के नीचे भी हम बटे में 1 कर सकते हैं, तो ये भी परिमेय है। और आप लोग जानते हैं ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉमिनेटर, मतलब अंश। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऐसे सारी संख्या होती है। ये समझ में आया? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक, अब उसके बाद में अपरिमेय संख्या के बारे में आ रहे हैं हम। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनके बटे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, ना 1, ना 2, ना 4, ना 6। अब अपरिमेय संख्या कौन हो सकती है? जैसे √5। अब तुम लोग कहोगे सर जी इसका दशमलव में मैं मान निकाल लूं, और मान निकालने के बाद में दशमलव ऊपर हटा करके और नीचे 1 करूं, और बाकी जो दशमलव के बाद में संख्या है उतना मैं 0 बढ़ा दूं, यही तो सोचोगे। तो भाई आपको याद है इसको मैं शांत और अशांत दशमलव में रखा था, शांत तथा अशांत दोनों। और हमने बताया था कभी कटेगा ही नहीं। जैसे 22/7, तो √5 का मान जब निकालोगे तो ये कभी कटेगा ही नहीं। और जब कभी कटेगा ही नहीं तो तुम कैसे जान पाओगे कि हमें कितना 0 बढ़ाना है नीचे? तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे मान लिया √3, तो इसका भी मान तो हमें नहीं पता है कितना आएगा, क्योंकि ये शांत और अशांत दोनों प्रकार का दशमलव बन जाएगा जब हम दशमलव में निकालेंगे तो मान। पाई 22/7, ये भी कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 करेक्ट नहीं होता है, इसके समतुल्य होता है, लेकिन करेक्ट मान 22/7 नहीं होता है। ठीक है, और कोई मान बता दीजिए जो सारी रूट के अंदर आती है उनको सबको ले लीजिएगा। √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब सारी संख्या हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई ना? अगर ऐसे में अगर कोई पूछ ले कि ये बताइए √9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो इसमें सारे बच्चे फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि जो √9 है ना, ये 3 का वर्ग बन रहा है। तो जब इसका √9 का मान 3 हो जा रहा है तो 3 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है। तो ये जो रूट है ना √9, ये परिमेय संख्या, इसको इसमें रखेंगे। ठीक, जैसे मान लिया कोई कह दिया कि √16 परिमेय है कि अपरिमेय? क्या है बताइए? परिमेय। क्यों? क्योंकि इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 आपका क्या है? परिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं को हम अपरिमेय नहीं कह सकते। ठीक, तो अभी आप लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़े हैं कहीं से? कहीं से पढ़े हैं? तब तो इसको मान निकाल लेंगे, वरना था नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, परेशान मत हो, वो भी सिखा देंगे हम। तो ये बात समझ में आ गई। दशमलव आपका पूरी तरीके से समाप्त। आगे चलें, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं। तो दशमलव आपका यहां से पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक, अब हम चल रहे हैं पूर्णांक पर। इंटीजर्स क्या होते हैं?
पूर्णांक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं ये भी कई प्रकार से इनको बांटा जाता है। तो पहले हम पूर्णांक बांट रहे हैं सम तथा विषम के माध्यम से, ठीक। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम पूर्णांक और एक होता है विषम पूर्णांक, ठीक। तो इसको हम पहले दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है आपका सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर, और एक होता है आपका विषम संख्या। ठीक, देखिए सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक। और माइनस में जो है क्या वो सम संख्या नहीं है? वो भी है, वो भी तो कटती है ना। दाहिने तरफ सारी प्लस प्लस जाती हैं तो बाएं तरफ क्या जाती हैं? माइनस में जाती हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं -2 और यहां पर -4 और यहां पर -6 और ये ऐसे बढ़ते हुए इधर भी चली जाएंगी, ठीक। अब यहां पर आप लोग ये पूछोगे सर जी जो 0 है, 0 वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो उसके बारे में हम बताएंगे वो कैसे सम संख्या है, और नहीं है तो कैसे नहीं है वो सम संख्या, ठीक। तो यहां पर देखिए जो विषम संख्या होती है ये क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये ऐसे बढ़ती हुई चली जाएंगी। इधर हम देखें तो -1, -3, -5 और ये भी बढ़ते हुए चली जाएंगी, ठीक। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? अगर मैं विषम संख्या की बात करूं तो विषम में मैं देखूं तो 1 से 3 बना तो कितना ज्यादा है? 3, 2 ज्यादा है, देखिए 2 ज्यादा है। अगर मैं 3 से 5 के बीच में अंतर देखूं तो कितना है? 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में अंतर देखूं तो कितना है? 2 का अंतर है। 7 और 9 के बीच अंतर कितना है? 2 का अंतर है। यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। आपको क्या लग रहा है कि ये सारी संख्याओं में 2 का अंतर रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। चेक कर लीजिए, 2 लगातार विषम संख्याओं में के बीच जो अंतर होगा वो 2 का ही होगा, 2 के अलावा और नहीं हो सकता है। 2 लगातार विषम संख्या हो, ठीक। तो जब मैं यहां 2 का अंतर करूंगा तो ये -1 पहुंच जाएगा। यहां मैं 2 का अंतर करूंगा तो ये भी 2 पहुंच जाएगा, मतलब इधर भी 2 का अंतर है। आप लोग देख लीजिए। अब जब मैं ये यहां पर फॉलो हो गया तो यहां पर भी तो वही चीज फॉलो होना चाहिए। देखिए 10 और 12 के बीच का अंतर, 10 और 8 के बीच का अंतर, 8 और 6 के बीच का अंतर, 6 और 4 के बीच का अंतर, 4 और 2 के बीच का अंतर, 2। अब जब हम इसमें 2 का अंतर करेंगे, 2 का अंतर का मतलब घटाना, 2 - 2, तब जब हम इस 2 और इस 2 का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और जब 0 आ गया तो यहां 0 हम लिख देंगे। तो 0 क्या हुई? सम की विषम? तो 0 एक सम संख्या हुई। और जैसे यहां पर हम 2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में जब हम यहां पर देखेंगे तो ये भी आपका 2 का अंतर हो जाएगा, ये भी 2 का अंतर, ये भी अंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि यहां से हमें यह कंफर्म हो गया कि 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 होगा। क्या हुआ? पढ़ने में नहीं मजा आ रहा है क्या? ज्यादा खींच के पढ़ा रहे हैं क्या? मतलब ज्यादा खींच के?
भाई ये इसको लग रहा है कि इसे समझ में, बैठने में दिक्कत है भाई, अभी से बैठने में दिक्कत होने लगी तो बड़ी होके क्या करेगी, गर्दन दर्द करने लगा। अच्छा ज्यादा टाइम हो गया क्या पढ़ाते हुए, तो फिर पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। अरे इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, इससे पहले आप लोग कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसा पढ़े कहीं, तो फिर उठा लीजिए फायदा, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं जिंदगी भर। ठीक है, तो ये बात यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लिए। ठीक, अब इसके बाद में पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक, ये दो प्रकार से और इसको बांटा गया है। दो प्रकार से कौन कौन से बांटा गया है, इसके बारे में जरा देखिए। सम विषम आप लोग जान गए बहुत अच्छे तरीके से, इसको रटना नहीं है, बस याद कर लेना है देख देख करके ऐसे बोर्ड पे। ठीक है, अब पूर्णांक देखिए। पूर्णांक अब भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोग सुने होंगे भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहां पर हम बता रहे हैं भाज्य संख्या। तो पूर्णांक एक यानी कि ये होता है आपका भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। और एक दूसरा होता है अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए हम पहले भाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इधर सामने देखिए आप लोग, भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए, मतलब स्वयं से विभाजित हो जाए, और एक से विभाजित हो जाए, और कोई एक विभाजक और उसका हो, मतलब दो होना चाहिए, एक स्वयं और एक और एक कोई और संख्या ले लीजिए उसे विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए जैसे 4, अगर हम 4 की बात करें तो 1 चौके 4, 1 से भी कट जाता है 4, 2 दूनी 4, 2 से भी कट जा रहा है, और 4 से भी कट जा रहा है। इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, और प्रत्येक भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम, प्रत्येक भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर उसके होने जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम कितना होना जरूरी है, 3 फैक्टर होना जरूरी है। अगर 3 से कम फैक्टर है यानी कि 2 या 1 है तो वो कभी भी भाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अब देखिए जैसे यहां पे मैं कर दूं 6, जब मैंने 6 करा तो 6 1 से कट जा रहा है, 1 छक्के 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, और 6 का नम 6, इसके कितने फैक्टर बने, 4। देखिए भाई 1 2 3 4, 4 संख्याओं से कट रही है। जब 4 संख्याओं से कट रही है तो ये भी आपकी भाज्य संख्या है। 4 से पहले मैं 3 का देख लूं, 3 का देखो, 1 इससे कट रहा है, 1 से, 3 से कट रहा है, भाई इसके तो 2 फैक्टर बने, ये भाज्य कैसे हो सकती है। हमने तो बताया कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए, तो ये भाज्य संख्या है नहीं है। 2 को देखें, 2 के फैक्टर 1 और 1 2, और कोई है, ये भी नहीं होगा भाज्य संख्या। बात समझ में आई। अब जब 4 से कोई छोट भाज्य संख्या है ही नहीं, तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई, 4 हुई। इसका मतलब तुम लोग समझ गए बात हमारी। ठीक, आगे चलें, चलिए। अब अभाज्य संख्या क्या हो गई, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 2 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर ना हो, वे सारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, देखिए जैसे 2 लीजिए, 2 के कितने फैक्टर, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया। 3 लिए, 3, 1 हो गया और एक 3 हो गया। 4 ले ले, 4 तो साफ साफ दिख रहा है उसके भाई 3 फैक्टर हैं, तो वो भाज्य संख्या हो गई। 5 ले लें, तो ठीक है मैंने 5 ले लिया, 5 के 1 फैक्टर हो गए, और 5 के 5 हो गए, और कोई फैक्टर बनना है
नहीं बनना है। तो कैसी संख्या हो गई? आभाज्य संख्या हो गई। यहां से हमें क्या पता चलता है? 2 से और पहले अगर मैं 1 को लूं तो 1 के पास एक ही फैक्टर है, क्योंकि एक से ही विभाजित हो सकता है। तो जब उसके पास 2 फैक्टर है ही नहीं तो उसको मैं अभाज्य संख्या कैसे कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये बात बिल्कुल क्लियर, एकदम दिमाग में गई? ठीक। तो अब थोड़ा ये आप समझ गए, अभाज्य संख्या लिखना है तो 2 4 लिख लीजिएगा। 5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 11 हो गया, 13 हो गया, जो भी कुछ लिखना है आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। समझ तो गए ही हो, क्यों आकांक्षा? वीडियो में तुम्हारा भी नाम जाएगा। हो गया? चले आगे, मिटाएं इसको। अब कुछ सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं। भाई एक बार पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही 2018 वाले में, ऐसे पूछा था कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 4। क्यों जान गए आप? तो भाई पढ़ लिए हो तो कहीं नहीं बता पाओगे। तो यहां पर ऐसे कुछ आप लोग फैक्ट लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे छोटा, सबसे छोटी लिख दीजिए भाई, ये तो फीमेल में आ रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? जो कुछ भी हो लिख लेना। सबसे छोटी, अच्छा लिख दे रहे हैं मैं पूरा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या अब तुम लोग कहोगे सर जी ये पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? भाई जिनका वर्गमूल ले लें पूरा पूरा हो जाए। तो आप लोग जाने बताएंगे क्या है वो? 4 ही है। क्यों? 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, पूर्ण वर्ग हो गया 4 ना। तो इस दोनों का उत्तर क्या होगा? 4। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, ठीक? तो ये बात समझ में आई इतना? आगे फिर तीसरा फैक्ट क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। फिर आगे सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या। भाई सबसे छोटी हो, विषम हो, तो वो भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 9। भाज्य संख्या 9 के कितने फैक्टर बने? 1 हो गया, 3 हो गया, 1 9 स्वयं हो गया, 3 फैक्टर हो गए। तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य। और ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये कैसी संख्या हो गई आपकी? 2 से विभाजित नहीं होगी तो विषम हो गया। तो सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या क्या हो गई? 9। बात समझ में आई है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कोई बताएगा?
सबसे छोटी हो, सम हो और अभाज्य हो? दो। अरे भाई कैसे तुम लोग भूल रहे हो, अभी तो हम बताए थे। देखिए दो सबसे छोटा है, सम है और अभाज्य है। हो गया नहीं भाई? ये चीज कहीं पढ़े हो आज तक? ये हुई बात कमाल। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहां से मैथ आप पढ़िए, जबरदस्त सीखिए। तो ये इतने क्वेश्चन बन गए यहां से, 2 2 4 1 5 क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन यहां से संभव है बनने के लिए? अगर कोई क्वेश्चन संभव हो बनने के लायक तो आप लोग बताइए। ऐसा भी पूछ सकता है कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? और कोई अगर दिमाग में तुम लोग के बन रहा हो क्वेश्चन इसको लेकर के तो बताइए, नहीं तो हम यहीं पर फिर आगे चल रहे हैं रोक करके। इनका आंसर बताएं सबको? चलिए ठीक है, अभी दिमाग में आएगा तो मैं और क्वेश्चन बना दूंगा। यहाँ का आंसर बता रहा हूं। सबसे छोटी भाज्य संख्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या? 4। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या? 4 ही होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 9। सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या? 9। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या? 2। मजा आया पढ़ के? ठीक, आगे चलें? ठीक। तो हमने ये भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आप लोगों को कुछ है अनुमान? पहले कुछ पढ़ाए थे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णांक को और एक टाइप से। आप सम विषम पढ़े, भाज्य अभाज्य पढ़े। अब देखिएगा क्या होता है इसके बाद में। आप लोग भी ये नोट कर लीजिएगा और आप लोग भी अच्छे से कॉपी बनाइएगा और आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 17 क्वेश्चन मैथ में कर पाए। 20 में टारगेट तो उससे भी ज्यादा है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो 17 से भी ज्यादा कर जाएंगे। ठीक, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अब इंटीजर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पूर्णांक, इंटीजर, भाई लिख लेना इंटीजर, पूरा स्पेलिंग आपको लिखना होगा। देखिए अब जो होते हैं पूर्णांक ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर। इसको आप पूरा लिख लेना, इसको बोलते हैं नकारात्मक पूर्णांक। हाँ, नकारात्मक या ऋणात्मक भी बोलिए, ऋणात्मक सबसे ज्यादा अच्छा है। ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, और जब एक ऋणात्मक हो गया और एक धनात्मक हो गया तो बचा क्या आपका? उदासीन। हाँ, 0 आ जाता है इसमें। 0 एक ऐसा पूर्णांक है ना ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। यह बात समझ में आई? अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक आप जानते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। अब इसके बाद में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या है? तो भाई प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो आपका धनात्मक पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके धनात्मक पूर्णांक, सॉरी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, प्राकृत
प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इसको हम बोले अंग्रेजी में तो बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ? हाँ, 1 2 3 4, और ये बढ़ता जाएगा, जितना भी आगे का आएगा सब कैसी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। अब इसी को जो होता है इसके बाद में आता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या, और इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर क्या होता है? अगर मैं प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को भी शामिल कर लूं तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो यहां पर इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऐसे हुए चला जाएगा। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक तो आप लोग जानते ही हो, 0 के भी शामिल कर लें, धनात्मक भी शामिल कर लें और नकारात्मक भी शामिल कर लें, उसी को ही पूर्णांक कहते हैं। तो अगर पूर्णांक भी आप लिखना चाहते हो तो पूर्णांक भी लिख लीजिएगा, पूर्णांक। और पूर्णांक में आप क्या करेंगे? देखो, 0 भी शामिल कर लो, और 1 2 3 ये भी अनंत तक होना चाहिए, और इधर -1, इधर -2, और इधर भी अनंत तक होना चाहिए। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्णांक कहलाएंगी। ये बात समझ में आई? नोट कर लीजिएगा, अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताइए। समझ में आ रहा लक्ष्मी आपको? ठीक, तो आज मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। मतलब उसके बाद में आज वाला पूरा याद करके आएगा, पढ़ के आएगा, प्रैक्टिस करके आएगा, क्योंकि मैं अगले दिन यहाँ पर पूछूंगा भी, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगले दिन मैं इसके आगे शुरू करूंगा। उसके बाद में आप देखेंगे बहुत मजा आता है ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि हमने लगभग यहाँ से और ऊपर ही, मतलब कम ही आप लोग को पढ़ाया था पहले। तो अब यहाँ पर जो है बहुत सही से और अच्छे से आपको मैथ कराया जाएगा कि आप मैथ में कहीं नहीं भटकोगे, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा, आप सब कुछ अच्छे से जान जाओगे। तो अगर आप लोग के घर में अभी कोई इंटर पास किया हो, या अभी वो मतलब पास किया कई दिन तक हो गया, कोई चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा है या तैयारी कर रहा है, तो उसको हमारे बारे में बताइएगा और उसे आप यहाँ पर लाइएगा, वो पढ़े। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 महीने तक कोई चार्ज नहीं है और कुछ भी नहीं है, मैथ यहाँ पे फ्री सिखाया जा रहा है। आप आकर के बढ़िया से पढ़िए, कोई भी लड़का या लड़की बिल्कुल पढ़ सकता है आराम से। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अगले दिन। बच्चों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, और आप भी अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा उन्नत करोगे, और फिर मैथ में तो आपका लेवल भी बहुत काफ़ी होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, बाय बाय, नमस्कार।